हेलो बच्चों, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी ना। बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं आपके समक्ष जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में सामान्यतः आपकी कक्षाओं में तो बच्चों एस पी डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों का अध्ययन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अध्याय के लास्ट में समझाऊंगा आपको। इस ब्लॉक के तत्वों के गुणों को बाद में बताऊंगा। पहले मैं तत्वों के आवर्ती गुणों को लेके आया हूं आपके साथ। क्या गुणों को लेके आया हूं बच्चों? तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण। उन आवर्ती गुणों में पहला हम पढ़ेंगे बच्चों आज परमाणु व आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए पहले फटाफट हम अपना पिछला वाला कालांश रिवाइज कर लेते हैं। सब बच्चों को याद होगा, एक साथ मेरे साथ भी दोहराएंगे। ये जो खाली आवर्त सारणी इसको भर लेते हैं। हमें याद तो होगा ये बच्चों, क्या था? हलीना की जुबीना से फ्रेंडशिप। दूसरा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आप जानते थे ना। थर्ड में क्या था? बैगन आलू गाजर इन थैला। कहें नहीं, न्यूजीलैंड पांचवा छठवां। कहें सियाजी सुनो प्रभु। और ये था न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके वो सावधानी से टीपो। ये आपने पढ़ा है ना बच्चों। फिर कल बाहर आई आंटी हेडन नेहरा अगरकर 0 रन पर पड़ा हुआ है। डी ब्लॉक भी हमने पढ़े थे बच्चों। क्या था? स्कूटी वैन कार में फेंको निकूजी। ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। इसका था याजर नबी मोहम्मद, जो कि कौन थे? टीसी थे। वो क्या हुआ? रुके रहे पड़ी आग में सीडी। ये भी हमने पढ़ा हुआ था बच्चों। एक था ला हफ्ता वरना रियोन ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ये भी हमने पढ़ा था। इसमें लेंथेनम था एले, ये एक्टिनम से चालू हो जाता था। इस क्रम में हमने पढ़े हुए थे। आपको याद हो गए होंगे ना बच्चों अच्छे से। बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाना चाहिए। आप कभी भी लिखने को आए आप लिख सकते हो। चलिए हम आवर्ती गुणों की व्याख्या करते हैं। पहला आवर्ती गुण है परमाणु व आयनिक त्रिज्या। इसमें हम इतने आवर्तों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 1 2 3 4 5 आवर्त ले लें बेटा। यहां हमें स्थान भी मिल जाएगा थोड़ा सा, और 5 आवर्तों से तत्वों के आवर्ती गुणों को हम समझे बच्चों, है ना। और हमें यहाँ स्थान मिल गया। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। थोड़ा और कम कर लें, यहाँ पे और स्पेस ले लें। हम स्पेस ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ हम अपना टॉपिक समझा सकते हैं आपको। इसको यहाँ बंद कर दें, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आइए अब आपको बताते हैं, समय ना नष्ट करते हुए, परमाणु त्रिज्या क्या है। क्या बताना बच्चों? परमाणुवीय त्रिज्या। हम जानते थे, बोहर ने हमें बताया था, परमाणु में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है, जिनको हम शेल कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? ये शेल कहलाता था। इन शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिस सबसे बाहरी कक्ष में घूम रहा है बच्चों, अर्थात ये हमारा नाभिक है अगर, और सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन
ये रिवॉल्व कर रहा है, अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक से उसकी सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, यह क्या कहलाएगी? इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। किसी भी परमाणु से परमाणु त्रिज्या, किसी भी परमाणु के नाभिक से उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यानी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं बेटा, समझ में तो आ रही है ना। इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। परमाणु के नाभिक, नोट्स ध्यान रखना है बच्चों, नोट्स की पीडीएफ अवश्य डाउनलोड कर लें आप, उससे भी जानकारी मिल जाती है। अगर कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो नोट्स में मिल जाएंगे। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? लेकिन अभी हमने बोर्ड में एक बात और भी बताई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो बहुत परेशान कर रहा था हमें। कभी हायर एनर्जी लेवल में जा रहा था, कभी वापस फिर आ रहा था, रेडिएशन इमिट कर रहा था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दे रहा था, बहुत सी बातें थी। इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन में फिक्स था ही नहीं बेटा। जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिक्स नहीं थी, अर्थात इसकी जो बाह्यतम कोश है वो सर्टेन नहीं थी, डिफाइन नहीं थी, आइडेंटिफाई नहीं थी, अर्थात बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी आइडेंटिफाई नहीं होगी, तो ये परिभाषा सही प्रतीत नहीं हो रही थी बच्चों। क्या ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं थी परमाणु त्रिज्या की, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी में वेरिएशन आ रहा था, वो चेंज हो रही थी, ये इसलिए परिभाषा नहीं दी गई। इसकी दो परिभाषाएं दी गई बेटा जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। एक दी गई है सहसंयोजी त्रिज्या और एक दी हुई है बच्चों वैन डर वाल्स त्रिज्या। दो परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि इस हमारी परमाणु त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि इसकी यह परिभाषा नाभिक और परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी फिक्स नहीं होने के कारण सही नहीं प्रतीत हो रही थी। क्या है भाई परिभाषा बच्चों? हमने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसमें दो एटम हैं और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ये X है, ये Y है, ये इनकी दूरी कौन सी है बेटा? AB है। एक मॉलिक्यूल और भी बना दिया हमने इसमें इसी तरह का, ये न्यूक्लियस है, ये X है, ये Y है और ये AB है, या इसको मान लें A डैश B डैश। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? A डैश B डैश है। सबसे पहले हम लिखते हैं सहसंयोजी त्रिज्या क्या है। जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड किसी मॉलिक्यूल के दो एटम है, उनमें दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी है बच्चों? AB। इसका हाफ, क्या कह रहा हूं बेटा? एकल सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, उस बीच की दूरी का आधा, हाफ, क्या कहलाएगी? इसकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं बेटा? लिख सकते हैं आप सहसंयोजी और लिख देना है संयोजी, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है ना? क्या हो गई परिभाषा? लिखेंगे हम एकल, एक मिनट रुकना मैं पॉज करके लिख दूं। चलिए मैंने लिख दी है। क्या बता रहा हूं मैं? एकल सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसका हाफ कर देना है हमें, वो उसकी सहसंयोजी त्रिज्या करेगा। अर्थात एकल सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग उसकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी बच्चों। ठीक है ना? आपको क्लियर है? अब आता है दूसरी त्रिज्या, कहलाती है हमारी वैन डर वाल्स त्रिज्या। वैन डर वाल्स त्रिज्या बेटा मैं इसको बोर्ड पे परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, इन परिभाषाओं को लिखने में समझ आता है, इसके मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा आपको। परिभाषाएं आप नोट्स में देख सकते हैं ना बेटा। वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या है बेटा? हमने कहा दो परमाणु हैं, सॉरी दो अणु हैं, ये अणु फर्स्ट है,
ये वाला XY और ये वाला अणु है, दो अणु हैं इसके, और उन दो अणुओं के दो निकटतम परमाणु कौन कौन से बच्चों? ये दोनों हैं, इसके दो निकटतम परमाणु ये हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, d ले लिया हमने, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, या हम कह सकते हैं BA'। क्या कह रहा हूं मैं? दो अणुओं के दो एडजेसेंट परमाणु अर्थात निकटतम परमाणु, इसके दो निकटतम परमाणु ये हैं, इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी का हम हाफ करेंगे, अर्थात क्या होगा van der Waals त्रिज्या? इन दो अणुओं के निकटतम परमाणु कौन कौन से बेटा के बीच की दूरी है? BA' का आधा जो आएगा वो van der Waals त्रिज्या होगी। पुनः मैं बता रहा हूं, van der Waals त्रिज्या क्या होगी? सामान्यतः ये अणुओं की ठोस अवस्था में ली जाती है बेटा। किस अवस्था में ली जाती है? सामान्यतः जब अणु ठोस अवस्था में होते हैं तब इसको लिया जाता है। ये क्या कहलाती है बेटा? एकल सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। दूसरा, दो अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग van der Waals कहला रही है। ये सामान्यतः अलग अलग अणुओं के लिए ली जाती है बेटा, तो निश्चित है उन अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ गैप बच सकता है। ठोस अवस्था में जब कण आपस में पास पास आते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बच सकता है, इसलिए इसका मान ज्यादा होगा। किसका? van der Waals त्रिज्या अधिक होगी, अर्थात van der Waals रेडियस कैसी होगी? कोवलेंट रेडियस से ज्यादा आएगी हमेशा। कैसे आएगी बच्चों? van der Waals रेडियस की वैल्यू हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज्यादा भी आएगी। तो दोनों की परिभाषाएं आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है ना बच्चों? अगला प्रश्न आता है कि अभी चूंकि हमें आवर्त सारणी में इसको पढ़ना था कि सामान्यतः अब हम परमाणु त्रिज्याओं के क्रम में सहसंयोजी त्रिज्या की चर्चा करते हैं। सामान्यतः किसकी चर्चा करते हैं बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या। ठोसों में van der Waals त्रिज्या ले लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त की बात कर लें, आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं। इन आवर्तों और वर्गों में परमाणुवीय त्रिज्या में क्या परिवर्तन होते हैं, इस बात को हमें देखना था बेटा। अर्थात वर्गों और आवर्तों में क्या देखना बेटा? परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, या हम कहें इसमें क्या देखना बेटा? आवर्तता की आवर्तता क्या होगी, किस क्रम में ये चेंज होती है। उससे पहले हम इसके प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लें बेटा। परमाणु त्रिज्या को मुख्यतः निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश अर्थात परमाणु के नाभिक में आवेश जितना बढ़ता जाएगा, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाए। नाभिकीय आवेश यानी क्या? नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन, नाभिकीय आवेश जितना बढ़ता जाएगा, जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा, वह नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन पर उतना अधिक आकर्षण का अनुभव करेगा और परमाणु का आकार छोटा होगा, यानी कि 1/, एटॉमिक साइज आएगा। क्या होगा? नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, परमाणु का आकार उतना कम होगा, क्योंकि परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो प्रबल होगा। क्या होगा? नाभिक, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा वो कैसा होगा? वो प्रबल होगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण प्रबल होने के कारण साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहना चाहेगा। दूसरा, कोशों की संख्या। बेटा जब भी हम अगले, जैसे हमने कहा नाभिक पहले कोश में गए, दूसरे कोश में गए, तीसरे कोश में जाएंगे, जैसे जैसे हम सेल्स में जाते हैं आगे, हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। अर्थात शेल जब भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी और त्रिज्या का मान कैसा होगा बेटा? बढ़ेगा। अर्थात एटॉमिक रेडियस के
एटॉमिक रेडियस के, कैसी होगी बेटा, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, क्या हो गया, नंबर पहला कौन सा था, न्यूक्लियर चार्ज, कैसा होगा, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शेल कैसा होगा बेटा, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां लिख दिया, हो सकता नहीं दिखता है बेटा कभी कभी। शेल या कोश, शेल या कोश में क्या होगा, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात शेल बढ़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज घटेगा। इसके अलावा आता है, तीसरा आता है स्थायित्व। लिख दें, बाह्य कोश का स्थायी विन्यास, जो कि अक्रिय गैस में होता है बेटा सबसे ज्यादा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होना। हीलियम में 1 होते हैं बेटा, हीलियम में 2 होते हैं, बकाया सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी अगर स्थायित्व होगा, यदि कोई भी परमाणु की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है बेटा। और जो भी स्टेबल होता है वो ज्यादा मतलब नहीं रखता एक दूसरे से, वो तो अपने भी मस्त रहता है। अर्थात वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रख रहे थे वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्थायित्व आने से नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा थोड़ा, और परमाणु का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा। अर्थात स्टेबिलिटी की बात कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, स्टेबिलिटी होगी तो साइज कैसा होगा, एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा होगा, कंपैरेटिवली एटॉमिक साइज बड़ा होगा। हम 3 कारक मिल गए बेटा, हमें परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले 3 कारक मिल गए हैं। कौन कौन से बेटा, ये सभी। तो प्रश्न आता है, हम देखें भाई वर्गों में, आवर्तों में देखें पहले। आवर्तों में क्या देख रहे हैं बेटा, एटॉमिक साइज। हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, यहां हम जाते हैं बेटा, लिथियम 2,1 3 धनावेश और 2 कोश के इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 धनावेश 2 कोश के इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 5 धनावेश 2 कोश के इलेक्ट्रॉन। अर्थात नंबर ऑफ शेल तो सेम चल रहे हैं बेटा, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे नाभिकीय आवेश जो होगा, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे हमारा नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो आकार कैसा हो जाएगा बेटा, आकार छोटा हो जाएगा। यानी कि हम देखेंगे, प्रश्न आएगा किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन परमाणुओं, उनसे संबंधित परमाणुओं का आकार लगातार छोटा होता जाता है, क्यों, प्रश्न आता है। उत्तर क्या होगा बच्चों आपका, जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है, कोशों की संख्या नहीं बढ़ती है, कोश उतने ही रहते हैं। नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के बढ़ने से बच्चों आकार छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना। एक इसमें ड्रॉबैक आता है, इसका आकार जो है इससे बड़ा होगा। किसका, जैसे कि नियॉन जो होगा वो फ्लोरीन से बड़ा होगा। नियॉन किससे बड़ा होगा, एफ से बड़ा होगा। इसी क्रम में जो Ar होगा वो Cl से बड़ा होगा। आकार की बात कर रहा हूं बेटा मैं, आकार की बात, साइज की बात कर रहा हूं ना। किसकी, नियॉन का फ्लोरीन से ज्यादा, ऑर्गन का क्लोरीन से ज्यादा। जबकि इस क्रम में तो कम हो, इस क्रम में तो आकार कम होते हैं ना बेटा, लेकिन इसका ज्यादा। क्यों, प्रश्न आया,
उत्तर हुआ जो नियॉन या ऑर्गन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। स्थायी होने के कारण इनमें जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, नाभिकीय चार्ज है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित थोड़ा कम होते कंपैरेटिवली, इसलिए इसका आकार थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्वेश्चन आता है कि नियॉन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नियॉन की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसका नाभिकीय आकर्षण अपेक्षाकृत कम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल का अनुभव रखते हैं, और उस आकर्षण बल में कमी के कारण इनका आकार कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो बेटा आवर्तों में समझ में आ रहा है कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं हम जब भी जाएंगे, तत्वों का आकार लगातार छोटा होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। चलिए वर्गों में देखते हैं। हम वर्गों की बात करते हैं। वर्गों में देखें, चलिए हम पहले वर्ग से ले। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 2,1, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 2,8,1, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 2,8,8,1, अर्थात इसका एक नाभिक बनेगा। उस नाभिक में 3 प्रोटॉन होंगे और 2 शेल होंगे इसमें। अगला नाभिक बनाया, उस नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे सोडियम में और 3 शेल होंगे। अगला देखें बच्चों, नाभिक में 19 प्रोटॉन होंगे और शेल कितने होंगे बेटा? इसमें 4 शेल होंगे। थोड़े डार्क नहीं चल रहा है, दूसरा स्केच पेन ले लें बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन शेल होंगे, अर्थात देखा जाए न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां से यहां जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज। और शेल कैसे हो रहे हैं बेटा? शेल की बात कर लें, शेल बढ़ रहे हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आकार छोटा होता है, और जब ये बढ़ता है तो आकार बड़ा होता है। ये तो हम जानते हैं। अब 2 विरोधाभास बातें आ गई हैं, अर्थात किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है और शेल भी बढ़ते हैं। नाभिकीय आवेश से आकार छोटा होना चाहिए, शेल से आकार बड़ा होना चाहिए। जब बच्चों 2 चीजों में लड़ाई हो जाती है अगर, तो जीत किसकी होती है बच्चों? जो ताकतवर होता है, अर्थात जिसका इफेक्ट, जिसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो इसमें जब दो अपोजिट प्रॉपर्टीज थी, इनमें नंबर ऑफ शेल्स इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज का, अर्थात शेल का प्रभाव नाभिकीय आवेश से ज्यादा होता है। शेल बढ़ने से जो आकार बढ़ रहा था वो ज्यादा बढ़ता है, बजाय नाभिकीय आवेश से आकार कम होने से। जब नंबर ऑफ शेल का इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा तो आकार बढ़ेगा। अर्थात हम डायरेक्ट कह देंगे, अब आपको ज्यादा याद रखना है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार कैसा होता है बच्चों कैसा होता है? आकार बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनके तत्वों का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? प्रश्न आता है। क्योंकि संबंधित तत्वों का नाभिकीय आवेश उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोषों की संख्या लगातार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने से आकार बढ़ेगा। तो इसमें आवर्तता हो गई है। एक अपवाद का प्रश्न और दिया रहता है बच्चों आपके में। सामान्यतः जो हम यहां देखते हैं, हम कह रहे हैं इस क्रम में आकार बढ़ेगा। क्या होता है बच्चों? आकार बढ़ता है। लेकिन गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा होता है। किसका बच्चों? ये इसका आकार Al से कम होता है। किसका? गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों? है ना, प्रश्न आ गया, क्यों कम होता है?
सामान्यतः जब हम यहां से गैलियम में आए, कहां से बेटा, यहां से एल्यूमिनियम था हमारा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, 13 हो गए ना बेटा, 13 हो गए हैं। जब हम गैलियम में आते हैं तो इसमें 3d10 4s2 4p1 हो जाता है, अर्थात इसमें हमारा डी कक्षक भी उपलब्ध हो गया। क्या उपलब्ध हो गया बच्चों? क्योंकि डी का नियरेस्ट था, इसमें ये प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता है। यहां डी कक्षक आया था, अभी डी कक्षक आना प्रारंभ हो गया था। कहां पे? गैलियम पर डी कक्षक आ गया था, वो भी इनर सेल का था। किसका था? इनर सेल का था। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यह इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसका आकार कैसा कर रहा हूं बेटा मैं, इसका आकार छोटा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये अंदर के सेल में गए, किसके सेल में गए? अंदर के सेल में गए, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, लेकिन नाभिक से आकर्षण ज्यादा अनुभव करेंगे। चूंकि अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन जाने से, ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में गए, तो नाभिक से आकर्षण अर्थात नाभिकीय आवेश को बढ़ाएंगे। अंदर के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, या नाभिकीय आवेश प्रीडोमिनेट कर जाता है। अर्थात गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से इसलिए छोटा होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें डी ऑर्बिटल आने से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है। उस स्क्रीनिंग इफेक्ट से नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार छोटा हो जाएगा। बच्चों, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आपके मन में ये भी आ रहा होगा। अभी जब मैं एसपीडीएफ ब्लॉक को समझाऊंगा, वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट की व्याख्या की जाएगी। तो आपके जो 2 टॉपिक हमने चालू किए थे, उनमें से एक टॉपिक आपका हो गया परमाणु त्रिज्या। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ना है बच्चों में? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या सामान्यतः जो तथ्य परमाणुिक त्रिज्या में थे, वही हम आयनिक त्रिज्या में पढ़ेंगे। सिंपल, किसी भी आयन के नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहेंगे। वो सब कुछ वही परिभाषा है। मुख्य बात क्या है, हमारे आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जैसे ये सोडियम परमाणु है और ये सोडियम का धन आयन है। धन आयन जब भी बनेंगे, जो पॉजिटिव आयन बनेंगे, ये हमने पहले ही बताया था, वो इलेक्ट्रॉन कम होने से बनेंगे। किससे बनेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन कम होने से बनेंगे। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन कम होने से बनेंगे, और Cl से Cl नेगेटिव लिखा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन अधिक होने से बनेंगे। कम होना अधिक होना कैसे काउंट करेंगे हम? सामान्यतः उदासीन परमाणु में प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी तुलना में हम करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं Na और Na प्लस, Na में 11 इलेक्ट्रॉन और Na प्लस में 11-1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। Cl में 17 इलेक्ट्रॉन और Cl-1 में 17 प्लस 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा? प्रश्न आता है, धन आयनों की त्रिज्याएं अपने मूल परमाणु से छोटी होती हैं क्यों? प्रश्न क्या हुआ बेटा? प्रश्न क्या हुआ? धन आयनों की त्रिज्याएं, प्रश्न क्या है? धन आयनों की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से कम होती है। क्या होता है बेटा? कम होती है, क्यों? प्रश्न समझ में आ रहा ना आपको? धन आयनों की त्रिज्या अपने मूल परमाणु, यार लिख दें हम Na प्लस Na से छोटा होता है।
चलिए देखते हैं बेटा। Na इसी से ले लें हम। Na में 11 प्रोटॉन और Na की बात कर रहा हूं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, और Na प्लस में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई रस्म वो रस्सी पकड़ने का जो हमारा एक बल शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, इस साइड 10 व्यक्ति लगे हैं, इस साइड 11 व्यक्ति लगे हैं, और इसमें दोनों साइड 11-11 व्यक्ति लगे हैं। किसकी ताकत ज्यादा होगी बच्चों? निश्चित बात है ये जो 11 व्यक्ति हैं ये 10 को अपनी ओर खींच लेंगे, इनकी ताकत ज्यादा दिख रही 11 है। और यहाँ पे इसकी ताकत का अर्थात ये होगा जब भी धनायन बनता है, क्या बनता है बेटा? जब भी धनायन बनता है यानी Na से जब भी Na पॉजिटिव बनेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा? नाभिकीय आवेश। आप तो कह रहे हैं बड़ा ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होके ये बना, कहाँ बढ़ा नाभिकीय आवेश? लेकिन बेटा नाभ की किसी भी चीज को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो जो अपोजिट चार्ज वाला है उसको कम कर दो तब भी ये बढ़ जाएगा, और इसको बढ़ा दो तब भी ये बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने से नाभिक की शक्ति बढ़ गई है। जब नाभिक की शक्ति बढ़ जाएगी तो निश्चित बात है नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। प्रश्न था Na प्लस Na से छोटा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि Na से Na प्लस में जाएंगे तो हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ेगा, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। और प्रश्न निकले बेटा, इसमें प्रश्न और भी आता है। प्रश्न आया Na प्लस Mg+2 और Al+3 किसका आकार छोटा होगा और क्यों? चलिए देखें बेटा, इसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कम हो गया ना 11 में, एक कम हो गया 10 आ गए। Mg परमाणु क्रमांक 12, तो 12 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं बच्चों, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से किसका साइज छोटा होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो न्यूक्लियस की पावर देख ले, इसका नाभिकीय आवेश कैसा है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बच्चों? सर्वाधिक न्यूक्लियर चार्ज है। निश्चित बात है ये वाला नाभिक इलेक्ट्रॉन के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण बल का अनुभव करेगा, और इसका आकार सबसे छोटा होगा। यानी कि इनके आकार का क्रम क्या हो जाएगा? अगर हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा होगा Al, सबसे छोटा होगा Na+, ये वाला बड़ा होगा किससे? Mg डाई पॉजिटिव, और ये होगा Al3 पॉजिटिव। अगर उल्टे क्रम में लिख दें हम, Al3 पॉजिटिव जो होगा वो छोटा होगा किससे? Mg डाई पॉजिटिव से, और ये छोटा होगा Na पॉजिटिव से। ये भी लिख सकते हैं हम। तो धनायनों में अगर सम इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है उसका आकार कैसा होगा बच्चों? छोटा होगा। अच्छा ऋणायनों की बात कर लें हम, गोला यही बना रहने दो, क्यों बाद में बनाएंगे ना। ऋणायनों की बात कर लें, हम लिख रहे हैं O डाई नेगेटिव, F नेगेटिव, और हम लिख दें इसके बाद O डाई नेगेटिव, F नेगेटिव और N3 नेगेटिव। चलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है बेटा? 8। तो 8 प्रोटॉन और 2 ज्यादा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है तो 9 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये भी हो गए। तो सम इलेक्ट्रॉनिक ऋणायन आ गए। आपका आंसर वही, आपको नाभिकीय आवेश देखना है, सबसे ज्यादा नाभिकीय आवेश इसका है, तो ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बेटा ये किसका लिखा था? 9, ये वाला
9 है ना, 9 F नेगेटिव, और ये O डाई नेगेटिव, और ये N3 नेगेटिव। अर्थात ऋण आयनों में सबसे ज्यादा नाव की आवेश किसका है? इसका है ना बेटा, सबसे ज्यादा नाव की आवेश ये वाला है, तो यही छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक साथ दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। सबसे छोटा कौन? ये। अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक में नाभ की आवेश कैसा होगा? जिसका नाभ की आवेश ज्यादा होगा, अर्थात जिसके नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, वो नाभिक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आकर्षण बल अनुभव करेगा, उसका आकार छोटा होगा। एक प्रश्न और बता देता हूं बच्चों, समय काफी हो गया है, एक प्रश्न और बता रहा हूं। प्रश्न है Mg प्लस और Mg+2, इनको बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्याओं के क्रम में लिखिए, किसकी छोटी होगी? देखिए अच्छा, Mg 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, उदासीन है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर। Mg प्लस 12 प्रोटॉन, धनावेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बेटा 11 इलेक्ट्रॉन, और Mg है ये Mg प्लस है, और Mg डाई पॉजिटिव में क्या करें बेटा हम? Mg+2, 12 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कम होने से 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। चलिए हम देख लें, तो सिंपल बात है, हमने बताया नाभिक की आवेश दो तरह से बढ़ता है, एक तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ जाए या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, दोनों में नाभिक की आवेश बढ़ता है। क्या कह रहा हूं मैं? नाभिक में प्रोटॉन बढ़ जाए या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, दोनों में नाभिक की आवेश बढ़ेगा और साइज छोटा होगा। देखिए भाई, सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके दिख रहे हैं, अर्थात ये वाला नाभिक सबसे मजबूत होगा, यानी नाभ की एनसी कैसा? एनसी सर्वाधिक, एनसी कैसा? सर्वाधिक। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होने के कारण इसका आकार जो होगा वो सबसे छोटा होगा, अर्थात धनायनों पर अगर एक ही परमाणु के धनायन है, धनावेश बढ़ने के साथ साथ नाभ की आवेश बढ़ता है, और नाभ की आवेश बढ़ने से आकार छोटे होते जाते हैं। ठीक है ना बेटा? इसी उससे उल्टा होगा, ऋणायन की बात कर लें अगर हम, किसकी बात कर लें बेटा? ऋणायन की बात कर लें। Cl ना लेके हम ले लें O नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, फिर वही प्रोटॉन 8, तीनों में 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन की बात कर लें बेटा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 8, क्यों उदासीन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ आएगा, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर वही नाभ की आवेश तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभ की आवेश कम हो गया, हम बता चुके हैं बेटा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़े हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा? सबसे कम नाभ की आवेश होगा, यानी Nc कैसा होगा? सबसे कम। Nc सबसे, Nc कैसा होगा बेटा? सबसे कम, यानी ये आकार जो होगा वो सर्वाधिक होगा, आकार सर्वाधिक होगा, और इसका आकार सबसे छोटा होगा, छोटा होगा। अर्थात हम जान चुके हैं बेटा, कुछ बातें मैं लिख दे रहा हूं, ये अपना आयनिक परमाणु त्रिज्या हो गई है। सबसे पहला मुख्य कारण देखना बेटा, परमाणु त्रिज्या क्या कहला रही थी? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी वो फिक्स नहीं थी, सहसंयोजी और वान डेर वाल्स त्रिज्याएं दी गई बच्चों, उनकी परिभाषाएं हमने देखी थी। उसके बाद प्रभावित करने वाले 2-3 कारक थे, न्यूक्लियर चार्ज, शेल और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, या आउटर मोस्ट शेल की स्टेबिलिटी थी, वो हमने बताया था। न्यूक्लियर चार्ज और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। नंबर अगला बताया था, जो धनायन है, धनायन जो होगा वो मूल परमाणु से छोटा एवं ऋणायन कैसा होगा? मूल परमाणु से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? नाभ के चार्ज के क्रम में बता दिया था। तीसरा जो था सम इलेक्ट्रॉनिक, सम
सम इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स और आयंस होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन होंगे, उनमें जिसमें क्या होगा, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसका नाभिकीय चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज अधिक, जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा, जब इलेक्ट्रॉन तो बराबर होगा, उसका आकार कम होगा। क्या होगा बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस में, कौन से आयंस की बात कर रहे हैं बेटा अभी हम, सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस में, सबके लिए हो गया, अच्छा प्लस माइनस सबके लिए हो गया। फिर तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस में जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक, सम इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ना, उसका आकार कम। दूसरा था ये, तीसरा जो धनावेश है, धनावेश बढ़ने के साथ साथ आकार कम होता जाता है। कैसा होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है। और चौथा, ऋणावेश से बढ़ने के साथ साथ आकार अधिक होता जाता है। बेटा ये तथ्य आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लिख के मैं इस वीडियो के बीच में डाल रहा हूं, आपको जैसा दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बच्चों प्रश्न, उन प्रश्नों को भी आप नोट कर लेना है और उनको नोट करते हुए उनके आंसर भी लिखना है बच्चों आपको। मैं आशा कर रहा हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले कालांश में नए आवर्ती गुणों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।